हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ। तो आज फिर एक नई कहानी की एक्सप्लेनेशन लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ, जिसे शुरू करने से पहले एक छोटा सा नज्म पेश करना चाहूँगी। वो कहते थे कयामत के बाद भी मेरा साथ बस तुम्ही से होगा। वो कहते थे कयामत के बाद भी मेरा साथ बस तुम्ही से होगा। हमें क्या पता था डूबते सूरज की तपिश तक सहने की ताकत नहीं है उनमें। इस दुनिया में साथ और पास खड़े रहना तो दूर, पूरा जग जाहिर कर मुंह फेर लिया था मुझसे। पूरा जग जाहिर कर मुंह फेर लिया था मुझसे। तो आज की कहानी का टाइटल है माफिया क्वींस ऑफ मुंबई। इस कहानी के लेखक हैं हुसैन जैदी और जेन बॉर्जेस। पहले इस बुक की बात करते हैं। ये बुक में 13 इंडियन लेडी डॉन की सच्ची कहानियां हैं। मैं उनमें से एक कहानी को आज एक्सप्लेन करूंगी। लेखक हुसैन जैदी साहब की बात करें, ये भारत के एक प्रसिद्ध क्राइम राइटर में से एक हैं। इन्होंने काफी वक्त से मुंबई माफिया के बारे में डिटेल्स में लिखा है। इनकी लिखी बुक्स पे प्रसिद्ध मूवी जैसे ब्लैक फ्राइडे और गंगूबाई भी बनी है। गंगूबाई मूवी इनकी इसी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई की एक कहानियों में से है। जेन बॉर्जेस की बात करें तो ये एक जर्नलिस्ट रह चुकी है और प्रसिद्ध नॉवल बॉम्बे बालचाव की भी राइटर है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ, जो मोनिका बेदी की है। यह कहानी मोनिका बेदी और डॉन अबू सलेम की है। ये दोनों ही कहानी के मुख्य किरदार हैं। जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगी, अबू सलेम भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर में से एक है, जो डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था। मुंबई के 1993 सीरियल ब्लास्ट में अबू सलेम का मुख्य किरदार रहा है। बॉलीवुड से पैसे निकलवाने में भी इनका हाथ रहा है। अबू के खिलाफ और भी काफी बड़े बड़े इल्जामात हैं, जिनके जानकारी के लिए आप इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। किसी को कानो कान खबर ना हो, इस तरह से पोर्टुगीज पुलिस वाले लिस्बन एयरपोर्ट के माध्यम से एक 36 साल के आदमी को बेसब्री से इंतजार करते इंडियन ऑफिसर्स के पास ला रहे थे। बीएसपी स्पेशल टास्क फोर्स सीबीआई देवेंद्र परदेशी को अपने आंख पर मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कठिन से कठिन केसेस और खतरनाक मुजरिमों से सामना किया था, पर यह अविश्वसनीय था। पोर्टुगीज पुलिस के द्वारा उनके हाथों में मुंबई क्राइम हिस्ट्री का सबसे खतरनाक खून खराबे का मास्टरमाइंड अबू सलेम आ रहा था। परदेसी अपने सोच में और ख्यालों को संभाल ही नहीं पा रहा था कि दूसरी गाड़ी से हील में एक पतली लंबी नाजुक सी लड़की निकली, जिसने अपने हाथ में बाइबल को थाम रखा था, मानो वो किताब ही उसकी जिंदगी बचा रही हो। वो लड़की कोई और नहीं, मोनिका बेदी थी। मोनिका बेदी कोई माधुरी दीक्षित तो नहीं थी, पर इतनी खूबसूरत जरूर थी कि बेहतरीन तरीके से एक गैंगस्टर की प्रेमिका जरूर हो सकती थी। मोनिका को देख परदेसी सोच में ही था, ये अनाड़ी सी दिखने वाली लड़की ये सब चपेड़े में कैसे फंस गई होगी। परदेसी के बॉस सीबीआई ओम प्रकाश चट्टवाल के इशारे पर परदेसी ने अबू से बात की और उसे फ्लाइट पे ले जाने आगे बढ़ने लगा। अबू और मोनिका को लिस्बन से मुंबई लाने का ये सीक्रेट मिशन था, जिसमें आखिरकार सीबीआई कामयाब हो रहा था और उन्हें स्पेशल कार्गो प्लेन में बैठा दिया गया था। अबू और मोनिका दोनों ही परेशान और घबराए हुए लग रहे थे। मुंबई में उन्हें पुलिस के मेले और जर्नलिस्टों के फौजों का सामना करना पड़ता और इस पे उनके आने वाले कल भी तो निर्भर करते थे। परदेसी ने अबू को हथकड़ियों द्वारा एक बेंच से बांध दिया था। उन्हें डर था अगर रास्ते में डॉन ने खुद को कुछ नुकसान पहुंचा लिया तो ह्यूमन राइट्स वाले एक्टिविस्ट उनकी धज्जियां उड़ा देंगे। अबू और मोनिका के बीच एक मोटे पर्दे का दीवार था। अबू ने मोनिका से एक बार बात करने की इच्छा भी जाहिर की, पर परदेसी ने उसे अपनी जबान और नजरों से फटकार लगाकर चुप करा दिया था। जैसे जैसे प्लेन उड़ान भर रहा था, मोनिका मानो चैन की सांसें ले रही हो। वो बाइबल पढ़ रही थी। जब परदेसी उसके पास जाकर बैठा, मोनिका को किसी से बात करने की कोई जल्दी या दिलचस्पी नहीं थी। उसने बाइबल को जोर से पकड़ रखा था और अपने आंख बंद करके अपने ही ख्यालों में खोई थी।
मोनिका, जो एक फिल्म स्टार भी रह चुकी थी, 4 साल बाद वापस मुंबई लौट रही थी। उसे डर था, क्या लोग उसे पहले की तरह अपनाएंगे? क्या उसके दोस्त और साथ काम करने वाले उससे फिर से बातें करेंगे? रास्ते में अबू ने परदेसी से उसके परिवार और मोनिका के बारे में बातें की, पर मोनिका ने अपनी जबान तक नहीं खोला था। एक लंबे रास्ते तय करने के बाद सुबह 7:30 बजे IL-256 की लैंडिंग छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में हो चुकी थी। गैंगस्टर अबू सलेम वापस उस शहर में आ गया था जिसने उसे बदनामी और गैंगस्टर की दुनिया में नाम दिया था। CBI छट्टवाल और परदेसी ने अपने सबसे बड़े उपलब्धि को अंजाम दे दिया था, गैंगस्टर अबू सलेम और मोनिका को वापस लाकर। अबू इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ जा चुका था और मोनिका परदेसी के साथ वेटिंग रूम में थी, जहां उसे CBI के लोग फेक पासपोर्ट और उस पर लगे अन्य धाराओं के लिए उसे ले जाने के लिए आने वाले थे। परदेसी मोनिका के डॉक्यूमेंट स्कैन करते हुए उससे पूछा, क्या मोनिका क्रिश्चियन है? मोनिका ने इस पर भी कुछ नहीं बोला, बस सर हिलाया। परदेसी खुद को सोचने पर रोक ही नहीं पा रहा था कि यह सितारों से खूबसूरत लड़की ऐसे खूनी दरिंदे के साथ कैसे जुड़ गई थी। और फिर उसने बोला, मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए। तुम जानती थी ना वो एक दरिंदा है, खूनी है, फिर भी तुमने उसके साथ रहने का फैसला किया। आखिर क्यों? वो पहली बार था जब मोनिका ने जबान से कुछ बोला था और रोते हुए कहने लगी, ये उसकी गलती थी, उसने अबू से प्यार करने की भूल कर बैठी थी। एक फोन कॉल ने मोनिका की जिंदगी पूरी तरह से बदल डाली थी। सब कुछ अच्छा, परियों की कहानी जैसा चल रहा था, अगर उस शाम उसे फोन ना आता तो। अबू ने मोनिका को पहली फ्लाइट लेकर मुंबई से दुबई आने को बोला था और यह कहा था मोनिका एक बड़ी मुश्किल में है। बिना सोचे या उसकी बातों पे गौर किए मोनिका ने झटपट अपनी पैकिंग कर ली और दुबई जाने के लिए तैयार हो गई। उसके शब्दों के बावजूद वो ना तो परेशान थी ना घबराई थी, और ऐसा होता भी क्यों? वो आखिरकार अपने प्यार के पास जा रही थी, या कहें तो प्यार में अंधी होकर आने वाले खतरे से बेखबर बस खतरे के पास जा रही थी। 10 साल की कड़ी मेहनत, कई असफलताओं के बाद मोनिका बेदी ने कुछ कामयाबी हासिल करना शुरू किया था। ग्रेड बॉलीवुड एक्टर जैसे सलमान खान, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के साथ काम करने के बाद अब उसे लोग पहचानने लगे थे। उसके नजरों में वो मिसाल थी एक ऐसी लड़की से जिसने पिछड़े हुए जगह पे जन्म लेने के बावजूद शोहरत की दुनिया में अब कामयाबी हासिल कर ली थी। 18 जनवरी 1975 में मोनिका का जन्म एक सिख परिवार में पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके जन्म के 10 महीने के बाद उसके माता पिता ने नॉर्वे में बसने का फैसला किया और वहां अपने कपड़ों का कारोबार कर लिया था। बचपन से वह चिंताओं से मुक्त और एक आराम भरी जीवन में रह रही थी। जब वो 17 साल की हुई उसने इंग्लैंड जाकर इंग्लिश पढ़ने का फैसला किया। पहले तो नहीं, पर मनाने पर उसके माता पिता मान गए थे। कुछ महीने की पढ़ाई के बाद एक छोटी सी छुट्टियों के लिए वो सपनों के शहर मुंबई आई थी, और ये तब था जब उसकी जिंदगी पूरी तरह से पलट जाने वाली थी। मुंबई में उसने कथक सीखने गोपी किशन डांस क्लास में अपना दाखिला करवाया था, और उस दौरान उसकी मुलाकात पुराने जमाने के हिट फिल्मों के हीरो मनोज कुमार जी से हुई। उन्होंने उसकी खूबसूरती की काफी सराहना की, जिसके बाद मोनिका का मन बदल चुका था और उसने शोहरत की जिंदगी में कदम रखने का सोच लिया था। फिल्मों में आने का चुनाव आसान नहीं था। पहले तो उसे अपनी पढ़ाइयाँ और फिल्मों में से किसी एक को चुनना पड़ता, और उसने फिल्मों को चुनने का फैसला किया। और उसके बाद उसे उसके माँ बाप को मनाना था, जिन्होंने बहुत रूठने रुठाने के बाद उसे इजाजत दे दी। अपनी बेवकूफियाँ और नादानियों में उसने करण अर्जुन जैसी, राकेश रोशन की फिल्म में काम करने का मौका गवा दिया था, और फिर 10 साल के संघर्ष, नाकामयाबी के बाद अब उसका जिंदगी सफलता के रास्ते पे जाने तैयार हो गया था।
एक दिन उसे एक आदमी का कॉल आया था जिसने उसे अपना नाम अरसलान अली बताया था। वो दुबई के इवेंट में मोनिका को परफॉर्म करने बुलाना चाहता था, पर इसके बाद उसके और मोनिका के बातों और दोस्ती का मानव सिलसिला चालू हो गया था। वो रोज मोनिका को कॉल करता और धीरे धीरे मोनिका के दिन उसकी बातें सोचकर और उसके फोन कॉल के इंतजार में गुजरने लगे थे। मोनिका ने उसे कभी देखा तो नहीं था, पर वो उसके करीब होती जा रही थी और वो अपने परिवार से ज्यादा अब उसके बारे में सोचने लगी थी और धीरे धीरे उससे प्यार भी करने लगी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था वो किसी को बिना देखे उसके प्यार में पड़ सकती है, पर ऐसा हो चुका था। फिर दुबई में मुलाकात पर उसने मोनिका के लिए प्यार का प्रस्ताव रखा और बिना झिझके मोनिका ने उसे एक बार में कबूल कर लिया था। आखिरकार उसके जीवन में अब एक इंसान था जो उसे दिल से प्यार करता और उसकी फिक्र करता था। वो अब दुबई जाती थी उससे मिलने, पर अरसलान कभी मुंबई नहीं आता था और मोनिका ने कभी इस पर गौर नहीं किया, क्योंकि ये दो धर्मों की मोहब्बत थी। उसने अपने माता पिता को सच नहीं बताते हुए उन्हें संजय नाम के लड़के से प्यार होने की बात कही। रिश्ते के कुछ वक्त में मोनिका को अब्बू या अरसलान की सच्चाई का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो जब भी उससे मिलने जाती वो अपनी बेहतरीन बर्ताव में रहता था। उसने मोनिका को यह तसल्ली दी थी कि बॉलीवुड में उसकी जान पहचान है जिसकी मदद से उसे बड़े फिल्में दिला सकता है, और ऐसा हुआ भी। उसने मोनिका की मदद की। उसके बाद उसे बड़े हीरो के साथ काम भी मिलने लगा। इस दौरान मीडिया में मोनिका का अंडरवर्ल्ड के साथ संपर्क होने की खबर आने लगी, पर मोनिका अपनी कामयाबी के जुनून में इतनी मस्त थी कि उसने इसे अफवाह समझकर इस पर गौर भी नहीं किया। यह उसके जिंदगी का सबसे हसीन पड़ाव था। उसे एक बहुत प्रेम करने वाला प्रेमी, कामयाबी और सब कुछ मिल रहा था, और उसे क्या चाहिए था जब तक कि वो फोन कॉल उसके पास उसके ख्वाबों को तोड़ने नहीं आता है। उस शाम दुबई में अरसलान से मिलने के बाद सब बदल गया था। अरसलान ने मोनिका को उसकी सच्चाई बताई और बताया वो अरसलान नहीं अबू सलेम है, और वो एक बिजनेसमैन नहीं पर एक गैंगस्टर है जिसके ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड से थे। उसने मोनिका को यह भी बताया कि वो अब वापस मुंबई कभी नहीं जा सकती है, क्योंकि पुलिस को मोनिका का अंडरवर्ल्ड के साथ संपर्क होने का संदेह हो चुका है और वो लोग अब उसे अपनी गिरफ्त में ले सकते थे। आगे जो अबू ने उसे बताया वो उसके लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक था। अबू का निकाह पहले से समीरा जुमानी के साथ हो रखा था और उसे एक बेटा भी था, पर वह उसके साथ सब कुछ तोड़कर मोनिका के साथ फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। उस शाम मोनिका बहुत रोई। उसने खुद को एक गुंडे की गुड़िया से ज्यादा कुछ नहीं समझा। मोनिका को यह भी एहसास हुआ अगर अबू ने उसे पहले भी अपना सच नाम बताया होता तो भी उसे अबू की सच्चाई नहीं पता होती, क्योंकि उसने दाऊद और छोटा शकील के अलावा कोई और डॉन का नाम सुना ही नहीं था। मुंबई में मोनिका का घर, बैंक अकाउंट, सब कुछ पुलिस ने जब्त कर लिया था और इसके बाद उसके जिंदगी में एक ही रास्ता था जो सलेम की तरफ जाता था, और बाकी सारे रास्ते जैसे बंद हो चुके थे। अबू की सच्चाई जानने के बाद मोनिका टूट चुकी थी। उसे यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका अबू के साथ कोई रिश्ता है भी या नहीं, क्योंकि उसके पूरे रिश्ते की बुनियाद ही सिर्फ झूठ थी। अब तक वो उसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री और अंडरवर्ल्ड में उसकी पहुंच को जान चुकी थी, पर फिर भी उसने अबू के साथ अपने रिश्ते को एक और मौका देने का सोचा। उसके मुताबिक अबू उसके साथ अच्छा था और उसके नजर में वो लोगों की मदद करने वाला और एक नरम दिल इंसान था। मोनिका के लिए ये उसका निजी मामला था और उसके गैंगस्टर से ताल्लुकात से उसे कोई मतलब नहीं था। 20 नवंबर 2000 में उसने और अबू ने निकाह कर लिया। यह जानने के बाद मोनिका की मां को पैरालिटिक अटैक आ गया और उनकी जिंदगी बिस्तर में सीमित हो गई थी। मोनिका अपने परिवार से बात तो करना चाहती थी, पर पुलिस के खतरे का सोचकर उसने सबसे दूरी रखना ही ठीक समझा। 2001 के बीच में अबू और मोनिका यूएस में फौसिया और दानिश बैग के नाम से रहने लगे। अबू के हिसाब से ये
यह जगह सुरक्षित थी। मोनिका को अब सब ठीक होता नजर आ रहा था। यूएस में अबू के काफी कारोबार और अच्छा खासा पैसा भी था, पर फिर 9/11 का अटैक हो गया। अचानक से यूएस सुरक्षित जगह से अब उन दोनों के लिए सबसे असुरक्षित स्थान बनने लगा था। FBI का अरेस्ट, इंटरपोल की नोटिस, इन सब चीजों का डर सलेम को हमेशा सताता रहता था। यह उस वक्त था जब मोनिका को एहसास हुआ सलेम की वाहवाही के पीछे एक बहुत ही डरपोक इंसान है, जो हर वक्त फोन और इंटरनेट पर बस अपने अलग कदम की योजनाएं बनाते रहता है। कुछ वक्त बिताने से इंसान अपने बेहतरीन बर्ताव में रहता है, पर दिन रात साथ रहने पर किसी की सच्चाई पता चलती है। अबू के साथ यह वक्त मोनिका को एहसास दिला रहा था वो दोनों अलग हैं, पर जब भी यह बात मोनिका अबू को कहती वो उससे नाराज हो जाता था। एक दिन अबू ने मोनिका को वर्ल्ड टूर के लिए चलने को बोला। वो उनके बीच सारे बुरे वक्त की सुधार करना चाहता था। मोनिका को इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रहा था, पर वह मान गई थी। समीरा, जो अबू की पहली पत्नी थी और जिसका टेक्सास में अबू के द्वारा बनाया घर था, उसने अपने 17 साल की उम्र में ही भागकर अबू से निकाह कर लिया था। वो अबू और मोनिका के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी, पर अबू को उसके रास्ते पे चलने देने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। ये वर्ल्ड टूर एक हसीन सवेरा था मोनिका की जिंदगी में, जिसके वजह से वो एक बार फिर खुद को अबू के प्यार में पड़ने से रोक नहीं पाई। ये टूर के दौरान वो लोग क्रिमिनल की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह रहने लगे थे। अबू ने मोनिका को जीतने के लिए फिर से एक अच्छी कोशिश की थी। कभी फूल, कभी डेट, तो कभी प्यार करता। इस व्यवहार ने मोनिका को सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्या अबू जैसा गैंगस्टर भी इतनी बेइंतहा मोहब्बत कर सकता है? दिन, महीने और साल में बदल गए। मोनिका अबू के साथ अब बहुत खुश रहने लगी थी। इस दौरान एक बार मोनिका के माता पिता भी अबू से मिलने आए और उन्हें भी सलेम भाग गया था। मोनिका की जिंदगी एक हसीन सपने में बदल गई थी। वह भूल ही गई थी उनके ऊपर इंटरपोल का नोटिस है, पर गुनाहों की रंगीन शाम एक दिन ढल ही जाती है। और ऐसा ही अबू और मोनिका के साथ हुआ। 20 सितंबर 2002 की सुबह एक पुलिस का झुंड अबू और मोनिका के दरवाजे पे खड़ा था और उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। उन दोनों के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। गिरफ्तारी के बाद जेल में उन दोनों को अलग अलग सेल्स में रखा गया। पहले कुछ दिन मोनिका के लिए बहुत कठिन थे। उसके सेल वासी बड़े बड़े क्रिमिनल और कठोर इंसान थे। वो अबू के लिए भी परेशान थी। वो जानती थी जेल ने अबू पर गहरा असर डाला होगा। वो हमेशा से जेल जाने से डरता था। जेल में टेलीफोन था जिसके माध्यम से वो अबू से बातें करती और उसकी हिम्मत बढ़ाती थी। फिर उसने अबू को प्यार भरे खत लिखना, कविताएं लिखना और उन दोनों की तस्वीर बनाना, ये सब भी चालू कर दिया था। फिर 20 नवंबर 2002 को उनकी शादी का दूसरा सालगिरह था। मोनिका उस दिन बहुत रो रही थी और दुखी थी। दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि जेल में अलग थे। वो अपने प्यार भरे खत के जरिए अबू को बता देना चाहती थी वो उससे कितना प्यार करती है और वो उस पल उसके अलावा कुछ और सोच नहीं सकती थी। भारत सरकार को उनके अरेस्ट के बारे में पता चल गया था और मोनिका के घर वालों को भी। मोनिका को 2 साल और अबू को 3 साल की सजा मिली थी पोर्टुगीज में फर्जी कागजात के जरिए घुसने की। सारे परिवार वालों को मोनिका ने शर्मिंदा करके छोड़ दिया था। उसके पिता ने आके उससे मुलाकात की और अब्बू को भूलने के लिए कहा, पर यह प्यार भरे खत ही मानो उसके लिए दवा थी इस मुश्किल घड़ी में और वो इसे किसी को समझा नहीं सकती थी। पर सालों का अकेलापन ने मोनिका को मानसिक तौर पे बहुत उदास कर दिया था। उसे ये अंदर से खा जा रहा था। उसे एक रात भी चैन की नींद नहीं मिलती थी। उसी दौरान जेल के कर्मचारियों ने जेल वासियों के लिए ईसाई नन का सेशन रखना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें मानसिक तौर पे मदद मिल सके। मोनिका ये सेशन बहुत लगान से करने लगी
और इस दौरान उसका झुकाव क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म पे होने लगा। अबू जो एक मुसलमान था, मोनिका ने उससे ये बात छुपा ली थी। धीरे धीरे मोनिका क्रिश्चियनिटी के करीब और अबू से दूर होने लगी थी। उसे बाइबल में नई जिंदगी मिलने लगी थी और उसने अब अबू को खत लिखना कम कर दिया था। फिर एक दिन मोनिका ने जेल की जिंदगी पे एक इंटरव्यू दिया, जिसके बाद उसे भारत के लोगों का बहुत सहयोग मिलने लगा। वहाँ की नन ने मोनिका को बताया वो लोग उसके लिए प्रार्थनाएं कर रही थी और शायद ऊपर वाले ने उनकी सुन ली थी। मोनिका वापस जाना चाहती थी पर अब्बू वापस नहीं जाना चाहता था। उसे डर था वहाँ लोग उसे निशाना बनाएंगे। और फिर 10 जुलाई 2005 में सलेम और मोनिका में कोर्ट के बाहर बहुत लड़ाइयाँ हो गई। मोनिका ने उसे बहुत बेइज्जत किया और बहुत बुरा भला कहा। उस रात उसने अबू को एक माफीनामा भी लिखा और फिजूल की लड़ाई करने के लिए माफी मांगा। उसने उसे यह भी बता दिया वो अब क्रिश्चियनिटी में खुद की खुशियाँ देख पाती है और ऊपर वाले ने उसे बदलने का मौका दिया है और उसकी मदद करना शुरू कर दिया है। ये मोनिका का आखिरी खत था अबू के लिए और बाइबल अब उसका साथी और सहारा बन चुका था। उसकी प्रार्थनाओं ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था और नवंबर 2005 में उसे भारत ले जाया जा रहा था। बहुत सरकारी जद्दोजहद के बाद भारत सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था वह उन्हें सजाए मौत या उम्र कैद की सजा नहीं सुनाएंगे उनके वापसी पे। भारत में आने के बाद सीबीआई के साथ बातचीत के बाद सलेम ने बहुत मिन्नत की उसे मोनिका से एक बार बात करने का मौका मिले, जो उसे मिला भी, पर मोनिका ने उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक गुड बाय के अलावा सलेम को कुछ ना कहा। सलेम जानता था मोनिका अब उससे दूर हो चुकी है। सीबीआई के साथ जाने के बाद मोनिका को 10 महीने हैदराबाद जेल में गुजारने पड़े, जहां उसकी बेल की मिन्नत बार बार खारिज कर दी जा रही थी। फिर 2006 में उसे 5 साल की सजा सुनाई गई, धोखेबाजी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और फर्जी कागजात के लिए। 2006 से 17 महीने के बाद मोनिका ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कोर्ट को खत लिखा और बताया वह निर्दोष थी। वो एक सीधी सादी, जवान और अनुभवहीन लड़की थी जो मुंबई में बिना कोई गार्डियन के बतौर आर्टिस्ट अपने आने वाले कल को बनाने आई थी। वो मुंबई में चल रही बुराइयां और उसके भले बुरे के बारे में नहीं जानती थी। वो नहीं जानती थी भारत में उसे इतना दुख मिलेगा उसके नादानियों और नासमझी के लिए। 24 जुलाई 2007 को उसे सारे दोष से मुक्त कर दिया गया था और वह फिर आजाद हो चुकी थी। जेल से निकलने के बाद मोनिका ने अखबारों के लिए बहुत सारे बयान दिए, जहां उसने अपनी तकलीफ, अपने खिलाफ हुए नाइंसाफी और उसके सफर के बारे में बड़बोले तरीके से दावा किया। सलेम का सबसे बड़ा डर अब यकीन में बदल गया था। मोनिका ने खुले आम बोल दिया था उसे अब सलेम के लिए कोई भावनाएं नहीं है या हमदर्दी नहीं है। मोनिका ने उसे प्यार किया था पर वह एक स्वार्थी आदमी निकला। अब आगे उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। इन सबसे जाहिर था वो सलेम को भूल अपने जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। इसके बाद भी विवादों ने मोनिका का पीछा नहीं छोड़ा था। जेल से कुछ अश्लील तस्वीरें मोनिका की बाहर आ चुकी थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर तुरंत उसे मीडिया से हटाया गया। फिर उसे 2008 में बिग बॉस में आने का अवसर मिला। कुछ ही एपिसोड में मोनिका को बहुत सराहना और हमदर्दी मिलने लगी और कांग्रेस के नेता के तरफ से एक घर का वादा भी मिला। बिग बॉस में मोनिका और राहुल महाजन के बीच अलग रिश्ते बनने की खबर उड़ने लगी। इसके बाद सलेम ने उसे एक शादीशुदा औरत होने का नोटिस भिजवा दिया। मोनिका ने शो से बाहर निकल के राहुल को अच्छा दोस्त बताया और कुछ वक्त मांगा उसके रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, पर राहुल ने शो से बाहर होने के बाद शादी के दावे को पूरी तरह से खारिज
कर दिया। इसके बाद मोनिका दुखी भी हो गई थी और यह कह दिया राहुल उसके लायक नहीं है। इसके बाद उसने एक सिख म्यूजिक एल्बम किया और वापस सिख बन गई। झलक दिखला जा जैसा शो किया और अब तक बॉलीवुड में वापस आने के लिए कोशिशें कर रही है। मोनिका की अपनी जिंदगी एक बॉलीवुड मसाला फिल्म से कम नहीं है दूसरों के लिए, पर उसके खुद के लिए यह बुरी और कुरूप जिंदगी है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी मानिए तो मैं इस कहानी को पूरे 5 स्टार्स की रेटिंग दूंगी। पहली बात, अंडरवर्ल्ड की कहानी है ये और इसे लोगों के सामने लाना ही जिगर की बात है। लेखक साहब ने काफी रिसर्च और परेशानियों का सामना किया है और सच्चाई को सामने लाते हुए इस कहानी को लिखा है। तो मैं इस पर और कुछ ज्यादा ऐड नहीं करना चाहती हूँ, बस ये बोलना चाहती हूँ, मेरी नजरों से देखे तो मोनिका को सलेम से रिश्ता तोड़ देना था तो उसके साथ रहकर ही तोड़ना था, ना कि उससे अलग होने के बाद। साथ रहकर उसके साथ दिए तोहफे और आराम को ठुकरा देना था, ना कि उससे दूर होने के बाद उसे छोड़ना। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक स्टोरी की एक्सप्लेनेशन सुनना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।